अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो खूबसूरत अफसाना मैं आपको सुना रही हूँ उस अफसाने का नाम है तुम आओ कि मेरी ईद हो, और इस अफसाने की राइटर हैं हया बुखारी। खुदा हकीकी हो या मजाजी, रूठे तो फौरन झुक जाना चाहिए, दोनों पनाह में ले लेते हैं। बच्चों को थपकी देकर सुलाती मिनाल का अम्मा की बात पे मुंह बन गया। हकीकी खुदा बड़े से बड़ा कसूर तक माफ़ कर देता है अम्मा, मगर ये मिजाजी खुदा अपने लिए तुमसे समंदर की उम्मीद रखेंगे। उनके सारे बंदर डालती जाओ, मगर तुम्हारी थोड़ी सी गलती पे माथे पे नक्श करके फिरेंगे। वो किस कदर नाराज़ थी उसका लहजा बता रहा था। हाँ तो क्यों ना फिरें, गलती भी तो छोटी हो ना। अम्मा भी गुस्से से बोली, फिर गलती भी तो तुम्हारी थी, न जान पहचान, नाम नंबर घर का पता सब एक अनजान को लिखवा दिया। अनजान कहाँ थी अम्मा, उसके लहजे में एकदम तासुफ बोलने लगा। पूरे 1 साल से वो फेसबुक पर मेरी इतनी अच्छी दोस्त रही थी, सब कुछ बता दिया था उसने अपने बारे में, आवाज़ तक सुनाई थी, मगर क्या बन गई ना आखिर में आसफ़ा से आसिफ। अम्मा ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। हाँ तो इसमें मेरी तो गलती नहीं थी ना, मैंने तो उसे अपनी तरह ही समझा था अम्मा। उसकी आवाज़ भर्राने लगी। फिर भी गलती तो थी ना तेरी। अम्मा का दिल उसे रोता देखकर फ़ौरन नरम पड़ा। हाँ तो इतनी छोटी सी गलती पे इतना सुनाते वो मुझे। वो आंसू बहाती बच्चों के करीब ही लेट गई। अम्मा को अब उसका चेहरा नज़र नहीं आ सकता था। उसने तो फिर भी सुनाया है, कोई और मर्द होता ना तो हाथ पकड़कर घर से बाहर कर देता, और ये जो तू गलती करके उल्टा अकड़ कर बच्चों का हाथ थाम के इधर ले आई है, कोई और होता तो 3 लफ्ज़ बोल के ये बच्चे भी छीन के ले जाता। ये तो अरमान की अच्छाई है जो चुप करके बैठा है, वरना अब तक सारे ख़ानदान में वावेला मच चुका होता। अम्मा के लहजे में दोबारा गुस्सा भरने लगा। उसके बहते आंसुओं में मज़ीद तेज़ी आ गई। मान ले मेरी बात, रमज़ान का ही फ़ायदा उठा ले, इस महीने की बरकत से माफ़ कर देगा वो तुझे। एक तो गलती, ऊपर से हठधर्मी, औरत को भला कभी रास आई है। वो फिर मशवरा देने लगी। सोने दे अम्मा, नींद आ रही है। उसने बात ख़त्म कर दी। अम्मा भी बड़बड़ाते हुए चुप हो गई थी। वो दुख से सोचने लगी थी, ठीक है गलती की थी, लेकिन वो भी मना सकते थे, अब इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। अरमान और मिनाल का कपल ख़ानदान भर का आइडियल कपल था। दोनों एक दूसरे को देख देख कर जीते थे। फिर गोल मटोल सा बेटा बेटी, माँ बाप की तरह खूबसूरत, उनकी तो ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। अरमान पुलिस में अच्छे ओहदे पे फाइज था। दिन के अलावा कभी अचानक रात को भी उसे ड्यूटी पे रहना पड़ जाता तो मिनाल हलकान हो जाती। वो दिन को भले बाहर रहता, लेकिन रात को अगर वो घर ना आता तो वो सारी रात बेचैन रहती, करवटें बदलती रहती। अजीब से खौफ दिल को हरासा किए रखते। इन्हीं रातों में से एक रात यूं ही फेसबुक इस्तेमाल करते हुए उसकी बात आसफा नामी लड़की से हुई। वो उसी के शहर की थी। बेचारी हालात की मारी थी। पहले दिन ही उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर उसके दिल में आसफा के लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी। वो दोनों तकरीबन रोज़ ही फेसबुक पर बात करने लगी थीं। रफ्ता रफ्ता दोनों को एक दूसरे की आदत सी होने लगी। मिनाल ने भी उसे अपने मुतालिक सब बता दिया था, सिवाय अरमान की जॉब के। अरमान ने उसे पहले ही हिदायत कर दी थी कि फ़ेसबुक पर अक्सर अकाउंट्स जाली होते हैं, और चाहे हर बात शेयर कर दे, लेकिन उसकी जॉब और पर्सनल शेयर ना करे। तभी ज़रा सा मोहतात होके उसने अपना शोहर टीचर बताया था। अरमान अब भी अगर रात को घर से बाहर होता, लेकिन अब मिनाल को इस कदर बेचैनी नहीं होती थी। आसफ़ा की दोस्ताना तबीयत उसे बहलाए रखती थी। आसफ़ा ने अपनी वीडियोस भी उसके साथ शेयर की थी, और कई दफ़ा ऑडियो पैगामात भी भेजे थे। वो बार बार उससे भी मुतालबा करती थी, लेकिन न जाने क्यों मिनाल का दिल मुतमईन ही ना होता। वो सहूलत से इनकार कर देती। उनकी दोस्ती को 1 साल हो गया था। वो अब उसका हंसी मजाक अरमान से भी शेयर कर लेती थी। इन लोगों का कुछ पता नहीं चलता, मोहतात रहा करो। कफ लिंक्स बंद करता वो ऑफिस के लिए निकल रहा था। लोग ऐसे ही बातें बनाते हैं, अब मैं भी तो हूँ, सब सच ही बताया है उसे। वो उसे लंच बॉक्स थमाते हुए बोली थी। अब हर कोई तुम्हारे जैसा तो नहीं होता ना, खालिस और सच्चा।
وہ محبت سے اس کی پیشانی پہ مہر ثبت کرتا اسے سرشاری بخش گیا۔ اپنا خیال رکھنا، اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے تاکید کی۔ وہ مسکرایا، لیکن اس روز ارمان کے جانے کے بعد اس نے آصفہ کے بے حد اصرار پر اپنا نمبر اور ایڈریس دے دیا تھا۔ آصفہ نے دوپہر تک آنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ وہ اس سے ملنے کے لیے بےتاب تھی اور منال اس سے بھی زیادہ۔ اس نے خوب اہتمام کیا۔ ہوش اس کے تب اڑے جب باہر کھڑے گارڈ نے فون پر اسے اطلاع دی تھی، میم کوئی آصف صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے کافی پرانے دوست ہیں، اندر بھیج دوں؟ اور منال کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے فوراً اسے پہچاننے سے انکار کرتے ہوئے منع کیا تھا۔ یہ گارڈ ارمان نے خاص طور پہ ان کی حفاظت کے لیے رکھے تھے۔ گارڈ نے بی بی کے منع کرتے ہی اس شخص کے علم میں لائے بغیر اپنے ساتھیوں کو خبر دی تھی اور اسے گرفتار کرنے کے بعد انہوں نے فوراً ارمان کو خبر دے دی تھی۔ پولیس افسر کو سامنے دیکھ کے آصف نے فیس بک تعلق کا بتاتے ہوئے سارا الزام منال پہ دھر دیا تھا۔ ارمان فوراً گھر پہنچا تھا اور اسے آصفہ کے ساتھ کی گئی چیٹ دکھانے کا کہا۔ منال نے فوراً اسے دکھا دی تھی۔ ارمان کا تو سر گھوم گیا تھا۔ اس نے نہ صرف پوری فیملی کی تفصیل اسے دی تھی بلکہ باتوں باتوں میں اسے وہ اپنے بارے میں کافی تفصیل بتا چکی تھی کہ وہ اور اس کے شوہر کس قدر حسین ہیں۔ تبھی وہ آصفہ خود پہ قابو نہ رکھ پائی تھی اور اپنے حقیقی روپ آصف میں آ گئی تھی۔ حد ہوتی ہے بے وقوفی کی بھی منال، سوچ بھی نہیں سکتی ہو تم کتنا بڑا تماشا بن سکتا ہے فیملی میں۔ کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو ہر کوئی انگلیاں اٹھائے گا تمہارے کردار پہ۔ وہ اسے جھاڑ پلاتے ہوئے بولا تھا، کوئی تو بعد میں اٹھائے گا، آپ نے تو بات کر دی نا۔ اس کے روتے لہجے پہ وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ اس کے لہجے میں ندامت تک نہیں تھی بلکہ الٹا وہ ناراض ہو رہی تھی۔ تو اتنی بڑی بے وقوفی کے بعد تم کیا امید رکھتی ہو مجھ سے؟ میں تمہیں پھولوں کا ہار پہناؤں، اپنے منہ سے سارے شہر اور فیملی میں تمہارے کارنامے کا ڈھنڈورا پیٹوں؟ وہ مزید تپ گیا تھا۔ اب اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی یہ کہ آپ یوں ڈھول پیٹنا شروع کر دیں۔ وہ دو بدو مقابلے پہ آ گئی۔ ارمان کچھ دیر تو شاکڈ رہ گیا۔ چھوٹی سی بات، اگر گارڈ نہ ہوتے یا اسے بنا پوچھے اندر آنے دیتے تو؟ خدا نخواستہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو اچھا تھا، خواہ خواب کی یہ چیخ و پکار تو نہ سننی پڑتی۔ اس نے بدتمیزی کی حد کر دی۔ غیر مرد کو گھر بلا کر الٹا اکڑ بھی تم رہی ہو؟ ارمان کے ضبط کا پیمانہ چھلک پڑا۔ ارمان، وہ زور سے چلائی تھی، چلاؤ مت، اور خبردار جو تم نے دوبارہ زیادہ سوشل ہونے کی کوشش بھی کی ہو ورنہ میں مزید سختی سے پیش آؤں گا، یاد رکھنا۔ اس کی بے وقوفی نے ارمان کو خوف زدہ سا کر دیا تھا۔ وہ اس کے معاملے میں مزید کوتاہی نہیں برت سکتا تھا۔ وہ لڑکا آصف مشہور گینگ کا سرغنہ تھا جو اسی طرح معصوم لڑکیوں کو ورغلا کر پھر بلیک میل کیا کرتے تھے۔ وہ کئی دنوں سے اس گروپ کے پیچھے تھا جو بدقسمتی سے خود اس کے گھر تک پہنچ گیا تھا۔ کیوں کریں گے سختی؟ وہ مزید بدتمیز ہوئی۔ آپ نہیں کرتے یوز یہ واٹس ایپ، فیس بک؟ ارمان ایک نظر اس پہ ڈال کر رہ گیا۔ اور ویسے بھی مجھے اس شخص کے ساتھ اب رہنا بھی نہیں جو میرے کردار پر انگلی اٹھائے۔ وہ الماری سے کپڑے نکال کر بیگ تیار کرنے لگی۔ تم پاگل ہو گئی ہو منال، اب کیا سارے خاندان میں تماشا بناؤ گی؟ وہ تو حق دک رہ گیا تھا لیکن منال نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ بچوں کو لے کر اسی وقت ڈرائیور کے ساتھ امی کے گھر چل پڑی۔ ارمان نے اس کے جاتے ہی اس کا بیڈ پہ پڑا سیل فون دیوار پہ دے مارا تھا۔ وہ اماں کے گھر یوں اچانک اتنا سارا سامان لیے پہنچی تو سب کی پیشانیوں سے فکر جھلکنے لگی۔ اس کے بھائی زیادہ امیر نہ تھے، ارمان کی فیملی زیادہ امیر تھی۔ وہ ارمان کی اپنی پسند تھی اور ارمان نے ہمیشہ اس کی فیملی کی بھی عزت کی تھی۔ ہر موقع پر ڈھیروں ڈھیر تحائف لاتا اور منال کو بھی تاکید کرتا کہ جب بھی ادھر چکر لگائے ضرور سب کے لیے کچھ لے کر جائے۔ لیکن آج وہ اپنا بوجھ اٹھا کے لائی تھی، کسی کے لیے کوئی تحفہ نہ لا سکی تھی۔ اس نے سب کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ ارمان کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، تبھی مجھے اکیلے چھوڑنا مناسب نہ سمجھا اور یہاں بھیج دیا۔ ڈرائیور ساتھ تھا سو سب بے فکر ہو گئے، لیکن 1 ماہ ہو گیا تھا، ارمان نے پلٹ کر خبر ہی نہ لی تھی۔ البتہ اماں کو فون کر کے ساری بات بتا دی تھی اور انہیں تسلی بھی دی تھی کہ اس کی طرف سے پریشان نہ ہوں۔
चंद दिन लगेंगे, लेकिन अब मिनाल का संभलना समझना बेहद ज़रूरी था। अम्मा तो मुतमईन थी और उसे अरमान से बात हो जाने का बताकर बार बार गलती मानने और मुआफ़ी मांगने का दर्स भी देती थीं। लेकिन भाभियाँ, उनके दिलों पे जैसे सिल आ गई थी। हज़ारों रुपए के महंगे तोहफे वसूल करते, जिनकी बाँछें खिल खिल जाती थीं। एक माह में ही उनके चेहरों की शिकनों में कई गुना इजाफा हो चुका था। हुआ क्या है जो ये यूं सर मुँह लपेट के यहाँ आ पड़ी है? बड़ी भाभी तल्ख होकर कहती। हद होती है, मियाँ घर पे अकेला, इतना खूबसूरत घर, इतने अच्छे मियाँ को अकेले छोड़कर तो यहाँ पंजे गाड़ के बैठ गई है। छोटी भाभी ने गुस्सा अपने 7 साला बेटे पे निकाला। ख्वामखाही 2 झापड़ रसीद कर दिए। वो मुंह बसोरने लगा। एक तो अपने अखराजात, रमज़ान की तैयारी, और इधर ये मोहतरमा 2-2 बच्चों समेत बोरिया बिस्तर यहाँ डाल के बैठ गई है। वो बड़बड़ाई। रोटी डालती मिनाल की आंखें जलने लगीं। अब तो ईद की तैयारी में भी गुंजाइश रखना। बड़ी ने और ज़ख्म कुरेदे। अम्मा और भाइयों की ही डील है, मिजाज ही नहीं मिलते। रोटी हॉट पॉट में रखती वो अम्मा के कमरे में आ गई, जो किचन के साथ ही था। जा नमाज पे बैठी अम्मा की आंखें नम थीं। उसके कमरे में आते ही बोल उठी। हर कोई अरमान की तरह बड़े दिल का नहीं होता, जो अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों की ज़रूरत भी बिना कहे पूरी कर दे। मिनाल का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा, कितना ख्याल रखता है तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे भाई के बच्चों का। लेकिन हर किसी का ज़र्फ़ इतना बड़ा नहीं होता मिनाल। उन्हें सगी बेटी, बहन और माँ भी बोझ लगते हैं। वो जवाब में हमेशा की तरह कुछ तेज़ नहीं बोली थी। खामोशी से बच्चों के पास लेट गई। अम्मा फिर से तस्बीह में मशगूल हो गई थी। वो खुद भी यही तो चाहती थीं कि मिनाल चुप रहकर सोचे समझे। इस दफ़ा रमज़ान काफ़ी ठंडा रहा था। दिन के पिछले पहर तेज़ हवाएं और हल्की सी रिमझिम काफ़ी खुशगवार कर देती थी मौसम को। लेकिन उसका दिल तो उदासी से डूबने लगा था। अरमान ने इतने अरसे में एक बार भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। बच्चों का दूध और दूसरी ज़रूरियात भी अम्मा पूरी कर रही थी। भाभीयों के दिल को कुछ सुकून मिला। ईद जूं करीब आ रही थी, उदासी बढ़ती जा रही थी। और अगर वो वाकई ना आया तो? खिड़की से बाहर बरसती बारिश को तकती वो उदासी से सोचे गई। तो क्या सारी उम्र में और बच्चे दूसरों की बातें सुनते गुजारेंगे? उसे मलाल सा घेरने लगा। गलती तो वाकई मेरी थी। भीगती बारिश में उसके आंसू भी शामिल होने लगे। निदामत यकलख्त उसे घेरने लगती थी। मेरी इतनी अच्छी लाइफ गुजर रही थी। सब लोग मिसालें देते थे। जब भी यहाँ अरमान के साथ आती थी, भाभियाँ कितनी आओ भगत करती थी, किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। और जब से अरमान खफा हुआ है, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही थी इस घर में। भाभियाँ तो एक तरफ, दोनों भाइयों के चेहरों पे 12 बज रहे थे। अपने बच्चों के लिए चीज़ लेके आते तो उसके फूल जैसे बच्चे बस देखते रह जाते। दोनों भाभियाँ कमरों की तरफ ले जाती बच्चों को। अल्लाह माफ़ी, इतना नवाजा अल्लाह ने, पर बच्चों में इस कदर नदीदापन। बड़ी भाभी तनफ्फुर से कहती और वो ज़ब्त से लब काट के रह जाती। सिर्फ किसी के हक में 3 बोल बोल देने से कितने रिश्ते पराए हो जाते हैं। आंखों से आंसू साफ करते हुए उसने सोचा था, कबूलियत के वो 3 बोल बोलने से कितने पराए रिश्ते अपने भी तो हो जाते हैं। दिल ने उदासी से सरगोशी की थी और जैसे सारी गुत्थियां सुलझती चली गई थी। वो सिर्फ इसी एक अपने रिश्ते को सोचने लगी थी। आज आखिरी रोज़ा था और उसका मूड बुरी तरह ख़राब था। कल शाम भाई भाभीयों को लेकर शॉपिंग के लिए गए थे। सबने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कीमती चीज़ें, कपड़े लिए थे। उसके बच्चों के लिए भी कपड़े लाए थे, लेकिन जिस तरह अरमान लाता था उससे वो कई गुना हल्के थे, सस्ते और गैर मियारी। उसने फिर भी दिल की खुशी से कबूल किए थे और कमरे से बाहर निकल आई थी। अरमान भाई तो हमारे बच्चों के लिए अपने बच्चों की तरह ही चीज़ लाते थे हमेशा। ये अगर वापस चली गई तो कहीं वो सिलसिला बंद ही ना करवा दे। छोटी भाभी ने उसके कमरे से निकलते ही फिक्रमंद लहजे में कहा था, तुम्हें इसके मिजाज लगते हैं कि ये वापस जाएगी?
बड़ी भाभी ने तलखी से जवाब दिया। उसके कदम खुद बखुद रुक से गए। 2 माह हो गए हैं, एक दफ़ा भी अरमान ने खबर ना ली। मुझे तो लगता है ये बला अब हमेशा सर पे रहने वाली है। सो अभी से इस हल्के सस्ते माल की आदत डालेंगे तो आदत ख़राब नहीं होगी इसकी। फिर अपने बच्चे भी तो हैं, अब इनसे अच्छा किसी गैर की औलाद को तो नहीं पहना सकते, उन्होंने कतई लहजे में कहा। वो दुख भरा दिल लिए वहाँ से हट गई थी। अरमान आया था। सब उसे देख के खुश और मिनाल शॉक्ड रह गई थी। चांद देखने के बाद उसने यही तो हसरत की थी, तरसी हुई नज़रें दीद करें, तुम आओ तो हम भी ईद करें। और वो इफ्तारी के कुछ देर बाद ही वहाँ था। हमेशा की तरह भले इस दफ़ा मिनाल उसके साथ ना थी, लेकिन उसे याद था चांद रात मिनाल हमेशा वहीं गुजारना पसंद करती थी। वो इसकी और बच्चों की सारी शॉपिंग भी करके आया था। दोनों भाइयों के बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने लाया था, और भाई भाभियों के लिए भी बिल्कुल वैसे गिफ्ट जैसे अक्सर वो लिया करती थी। भाभियों की तो बाँछें खिल उठी थी। सारा सामान समेटते उनकी निगाहें मिनाल के लिए लाए सामान पे भी जमी हुई थी, और हर बार की तरह खामोशी से अपने कपड़े उनको दे देने वाली मिनाल ने इस दफ़ा बड़े हक से उनके हाथों से अपना सामान ले लिया था। मैं तुम्हें ही देने आ रही थी, अपने कमरे में जाती बड़ी भाभी ने खिजालत भरे लहजे में कहा था। जी भाभी, बस मैंने सोचा अपनी चीज़ लेने में देर नहीं करनी चाहिए, बाकियों का ख्याल बाद में। क्यों? उसने उन्हीं के लहजे में सवाल किया। वो खिसिया के रह गईं। उसने अम्मा से कहा था अरमान से कह दें कि वो उनके साथ जाएगी। अरमान को तो उसके इसी फैसले का इंतज़ार था। वो बच्चों को लेकर बाहर गाड़ी में आ गया। वो तैयार होके निकली तो भाई भाभियाँ एक मर्तबा फिर नज़रें बिछाए खड़े थे। अम्मा के चेहरे पे अलबत्ता दुआगो मुस्कुराहट थी, हर लालच से पाक। ईद हमारे साथ ही कर लेती तुम, इतनी जल्दी जा रही हो? बड़ी भाभी ने कमाल अदाकारी से उसको गले लगाते शिकवे भरे कलमे अदा किए। नहीं भाभी, इन दिनों में इतना तो मैं जान गई हूँ, हर किसी का ज़र्फ अरमान की तरह बड़ा नहीं होता, और असल मुकाम से हट जाना सिर्फ गिरावट देता है और कुछ नहीं। मेरा सब कुछ अरमान और वही घर हैं, आती जाती रहूँगी, आखिर अम्मा है मेरी इस घर में। उसने सारी मुरव्वत लिहाज एक तरफ रखते हुए जवाब दिया और अम्मा से गले मिलने लगी। मैंने कहा था ना भाभी, नुकसान हमारा ही ज़्यादा होगा, छोटी भाभी ने जिठानी के कान में तासुफ से कहा। वो बुड़बुड़ा के रह गईं। उसने मुस्कुराते हुए घर की दहलीज पार की थी, क्योंकि सिर्फ ईद नहीं, ज़िंदगी की खुशियाँ भी उसकी मुंतज़िर थीं। वो गाड़ी की तरफ आई तो दोनों बच्चे अरमान से खेलते खेलते सो चुके थे। वो उन्हें पिछली नशिस्त पर लिटाता बाहर आ गया और ड्राइविंग सीट पे बैठते हुए उसके लिए अगला दरवाज़ा खोला। वो हिचकिचाती बैठ गई, अजीब सी निदामत घेरे जा रही थी। आई एम सॉरी अरमान। गाड़ी मेन रोड पे आते ही उसने नम लहजे में सरगोशी सी की थी। अरमान खामोश रहा था। वो बेआवाज़ रोने लगी थी। उनके घर से कुछ दूर एक नहर आती थी, जिस पे बने छोटे से पुल पर से गुजरना पड़ता था। ये रास्ता कम कम ही लोग इस्तेमाल किया करते थे। आज अरमान ने वही रास्ता चुना था और पुल के करीब गाड़ी रोक के नीचे उतर आया था, उसकी साइड का दरवाज़ा खोल के। ख्यालों में गुम आंसू बहाती मिनाल का हाथ थाम के वो उसे नीचे उतार लाया। वो हैरान सी उसके हाथ में हाथ दिए नीचे उतर आई। दूर आसमान पे आतिशबाजी की रंग बिरंगी रोशनी हर तरफ उजाला सा बखेर रही थी। तुम्हारे बगैर मेरी ईद हो सकती है? वो उसे अपने सामने लाता मुस्कुराते हुए बोला था। इस दफ़ा तो पक्का इरादा था आपका, वो बिखरे लहजे में बोली। बिल्कुल भी नहीं, वो नफ़ी में सर हिला गया। बस मैं ये चाहता था कि तुम्हें एहसास हो, हर रिश्ता अपना नहीं होता, ना ही काबिले भरोसा होता है। यूँ इतनी आसानी से हर किसी पे एतमाद नहीं करते। किसी गैर पे एतबार ना करने में कोई नुकसान नहीं मिनाल, ख़ास कर लड़कियों के लिए, लेकिन किसी गैर पे एतमाद करना कभी कभी उनकी सारी ज़िंदगी उजाड़ सकता है। जैसे एक बिल्कुल अजनबी रिश्ते के लिए हमारे रिश्ते में इतनी बड़ी खलीज आते आते रह गई। वो उसे प्यार से समझा रहा था और आज वो सुन रही थी पूरे दिल के साथ।
اگر اس لڑکے کو لے کر میں اسی وقت جذباتی ہو جاتا، تم دونوں کو لے کر کچھ غلط سوچ لیتا تو سوچو، حقیقت پوچھنے کی نوبت ہی نہ آتی، برباد ہو جاتے ہم دونوں۔ بس صرف اسی لیے تمہیں کہہ رہا ہوں، جو رشتے خدا نے دیے ہیں انہیں بخوبی نبھا لو، یہی کافی ہے۔ وہ اس کا کان کھینچتا شریر ہوا تھا۔ میری توبہ، جو کبھی ان فضولیات میں پڑوں۔ اب بس میں، آپ اور بچے۔ اس نے بھی فوراً دونوں ہاتھ کانوں کو لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ارمان کا کہا جاندار تھا اور اسے دیکھ کے منال بھی مسکرا دی تھی۔ وہ آ گیا تھا، اس کی عید ہو گئی تھی۔ دوستو، یہ تھا آج کا افسانہ تم آؤ کہ میری عید ہو۔ اس افسانے کی قلمکار تھی حیا بخاری۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ آپ کا کیا ہوا ایک لائک میرا حوصلہ بڑھا دیتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔